अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? तो जो जो लेट आया ये इनको पता चला कि क्लैपिंग क्यों हो रही थी? नहीं हो सकता फर्स्ट क्लास। किस किस की आज फर्स्ट क्लास है? खड़े हो जाए वो लोग। अरे बेहतरीन यार, तेरे सारे लोग नहीं आए थे हमारे फर्स्ट क्लास में। खैरियत भाई, क्यों नहीं आया? पेपर हो रहा था? फीवर हो रहा था, ठीक है। तो टाइमिंग नहीं पता थी? कि नहीं भी कर दो यार, ये क्या है? अच्छा, अब थोड़ा ना रूल चेंज करते हैं हम। रूल क्या करते हैं कि जो लेट आता है ना उसको आगे स्टेज पे खड़ा करते हैं, और जब 8-10 लड़के हो जाएंगे थोड़े ज्यादा तो फिर कर लेंगे ना, ताकि आप लोग को भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक है भाई? तो हाँ भाई, आप क्यों नहीं आए फर्स्ट क्लास में? सभी लेट हो गए यहाँ पे। कोई वायरस वायरस तो नहीं चल रहा? हाँ भाई, आप लोग और पीछे भाई, ये वैलिड रीजन है, समझ में आता है। ये आ रहे थे, क्लास में आ रहे थे। बाइक गई 25 70 गई। होता ही नहीं होता ये। 70 कैसे जाती है? न्यू होगी ना आपकी। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अच्छी बात है। और भाई पीछे नानी के घर में थे, तो आपके अभी छुट्टी दे देता हूँ मैं, नानी के चले जाओ दोबारा लास्ट में भाई। तो भाई ये देखें, ये कहावत आपने शुरू से सुनी होगी बचपन से, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ। तो इसको ध्यान में नहीं रखा आप लोगों ने? या जाना चाहिए था फर्स्ट क्लास से, चलो। और दूसरा ये कि लेट के मसाइल ना बहुत आएंगे इसमें, क्योंकि टाइमिंग हमारी ऐसी है ना 9 बजे की। ठीक है, हो सकता है आंख ना खुले। मैं सोच रहा था कि ये वाली टोपी भी आएगी कि भाई आंख नहीं खुली, लेकिन आई नहीं। ज्यादातर ये सुबह वाली क्लास में ऐसा ही होता है ना, आंख नहीं खुली। ठीक है, आंख सबकी खुल गई, लेट लेट किसी और वजह से हुए हो, क्या पता। ठीक है, तो लेट बड़े होते हैं इसमें लोग, तो भाई कोशिश करें कि जल्दी उठें। देखिए, फर्स्ट क्लास में मैंने सबको बताया था, जो जिसकी आज लास्ट क्लास है उसको भी बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में, दूसरी क्लासेस से मुझे नहीं पता, मेरी क्लास में सारी चीजें चलेंगी, सारी चीजें बर्दाश्त है। एक चीज बर्दाश्त नहीं है, वो क्या है? छुट्टी। ठीक है भाई, छुट्टी करेंगे तो जो मतलब मैं जो है ना आपको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा अपनी क्लास में। ठीक है, एक छुट्टी भी अगर आपने की तो आप जा सकते हैं। ठीक है भाई? देखिए, एक बिल्कुल इमरजेंसी वाली कहानी होती है वो तो अलग बात है। ठीक है, जैसे अभी 2-3 ने बताया कि वैलिड रीजंस थे। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ टाइम में बताऊंगा कि भाई मैंने और मेरे दोस्तों ने कैसे पढ़ा और हमारे साथ क्या क्या मजबूरी थी, और हमने फिर भी क्लास नहीं छोड़ी। ठीक है भाई, बहुत बड़ी बड़ी मजबूरी थी। ठीक है, और अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो आज सक्सेसफुल है, उनके साथ भी बहुत बड़ी बड़ी मजबूरी थी। फैमिली में से कोई किसी की डेथ हो गई, फिर भी वो बंदा अगले दिन क्लास लेने आया। ठीक है, तो ये आपकी जिंदगी का सवाल है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, और बस डिग्री करके आप जो है बस आगे शादी करने के लिए तैयार हैं। इसमें ये सीन नहीं है ना, इसमें तो आपकी सारी जिंदगी का सवाल है। तो इस वजह से आप, जिसका पहला दिन है ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अब तो बिल्कुल ही छुट्टी ना करें। ठीक है, सही है भाई? आइंदा तो नहीं होगी ना? बैठिए सब। ठीक है भाई, तो लास्ट हमने जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने अपना, आप सबने अपना।
ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको स्कोप के बारे में बताया था। देखिए फर्स्ट क्लास हमारी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट थी कि चीज का पता होगा आपको कि यार ये क्या है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो आपको फिर पढ़ने में मजा आएगा। और अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होगी ना। अच्छा, तो मैंने शायद वीडियो अपलोड की थी या नहीं की थी? लास्ट क्लास की वीडियो पे मिल गई थी। ठीक है, जो जो लोग आज नया है, तो मेरा चैनल है जिसपे मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी क्लास की रिकॉर्डिंग, तो वो लोग ये लाजमी देख लें। ठीक है, दूसरा ये कि एक और बात ये होती है कि फिर कुछ लोग होते हैं बोलते हैं यार वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है तो छुट्टी कर लेते हैं, वहां से देख लेंगे। तो फिर मुझे नजर आता है कि यार ज्यादातर लोग छुट्टियां करने लग गए तो फिर ये रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इससे बेहतर है कि आपका भी फायदा हो रहा है और आप सबका फायदा करवाएं और छुट्टी ना करें। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है @gaussahmad.youtube.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आएंगे ना, तो मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी है वेब एंड मोबाइल ऐप बैच 11 के नाम से ना, तो इसमें आएंगे। ये आपकी पहली वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये वाली कॉर्नर वाली लाइट बंद कर दो जरा वहां से। सही है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास की वीडियो है। जिसने फर्स्ट क्लास मिस किए, बंद तो कर दिया भाई, क्यों चले यार, तो वो ये वीडियो देख ले लाजमी ना। अच्छा, इसके अलावा बुक आपने डाउनलोड कर ली होगी। उसके अलावा मैंने आपको एक और टास्क दिया था कि भाई github.com पे अपना अकाउंट बनाना है, बन गया? अच्छा, उम्मीद है सबने अच्छे अच्छे यूजर नेम लिए होंगे। कि हमारे में एक और बुरी आदत होती है, ठीक है, प्रिंस खान वाली, तो उसको हमें हटाना है। और जो भी आपका प्रोफेशनल नेम है वो हमें यूजर नेम रखना है अपना। ठीक है, तो आज से जितनी भी ऐसी उल्टी सीधी चीजें हैं वो हमें सब खत्म कर देनी है। तो प्रोफेशनल नेम लेकिन बहुत मैटर करते हैं, ये चीज ना आपको आगे जाके पता चलती है। ठीक है, तो एक अच्छा यूजर नेम ले लें जो अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये बहुत काम है। जैसे मैंने देखे गौस अहमद, मेरा नेम भी गौस अहमद है, मेरा यूजर नेम भी गौस अहमद है। ठीक है, मुझे मिल गया, मैंने ले लिया क्योंकि मेरा नेम ही थोड़ा यूनिक है। ठीक है, तो आप लोगों का हो सकता है नेम मिले ना, तो कोई आपका कोड होता होगा वो आप लगा दें नेम के आगे और ले लें। ठीक है, तो इसकी जो है ना अभी HTML हमारी कंप्लीट हो जाए, CSS स्टार्ट होगी और फिर ये थोड़ी हम गिटहब पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो जिस बुक से हम पढ़ रहे थे वो बुक भी मैंने आपको बता दी थी, उम्मीद है आपने डाउनलोड कर ली होगी। ठीक है भाई, तो बुक खोल लेते हैं हम। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी रिसर्च करने का भी बोला था कि भाई जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा देख के तो आए कि रिसर्च करें कि मार्केट वैल्यू है या नहीं। तो की किसी ने किसी से पूछा हो, कोई सर्कल में आपके कोई सीनियर बंदा, उससे पूछा हो यार ये सही चीज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मैं? अभी 2023 में और देखा गया 63% जो है ना लैंग्वेज यूज होने वाली जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पर पाइथन है। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे काम बहुत हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना, मतलब मोस्ट पावरफुल और हाई डिमांड वो पाइथन ही है। ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपको, या मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं ये क्यों बोलूंगा कि मैंने जावास्क्रिप्ट नंबर 1। लेकिन पाइथन जो है ना वो भी अच्छी चीज है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि भाई वो जावास्क्रिप्ट पहले पढ़े। ठीक है, पाइथन कर तो लेगा वो, पाइथन में चीजें आपके पास अभी इतनी सारी अवेलेबल नहीं होंगी जिसको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकें। देखिए हमारी यही गलती होती है, हम एक चीज पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में 4 साल हम लगाते हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंस करता है ना, तो हमारे क्लास में तो कम स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो 4 साल में पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा होता है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो हमने सारे पढ़े होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के एंड पे जब हम आते हैं भूल चुके होते हैं। क्यों भूल चुके होते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये रीजन होता है। ठीक है, तो इस वजह से अब जैसे पाइथन या कोई ऐसी एडवांस चीज सीख ली आपने, और वो चीज सीखने के बाद अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं किया, मतलब आपकी जॉब नहीं मिली, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो होगा ये ज्यादा नहीं 15-20 दिन में वो चीज आप भूल जाएंगे। कितने से दिन बता रहा हूं मैं,
15-20 दिन में वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मेरे ऊपर भी गुजरी है, मैं लोगों को भी देखा है ऐसा होते हुए। क्योंकि मैं जब कोर्स कर रहा था उस टाइम पे मैं जो है ना तकरीबन 1 महीने के लिए उम्रे पे चला गया था। तो उसके बाद मैं आया, मैं तकरीबन चीजें भूल चुका, क्योंकि मैंने वहां पे एक दिन भी लैपटॉप खोल के नहीं देखा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया मैंने। तो फिर मैंने दोबारा से मेहनत करके वो सारी चीजें जो है ना वो पढ़ी, ठीक है भाई। तो इस वजह से 10-15 दिन भी अगर कोई छोड़ देता है ना पढ़ के चीज को, वो भूल जाता है। फिर उसको दोबारा पढ़ना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है पहले से भी। अच्छा, इसके बाद से वो दिन था और आज का दिन है, मैं डेली कोड करता हूँ। मतलब मेरी लाइफ में कभी ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा, मुझे नहीं लगता कि जिस दिन मैंने कोड नहीं लिखा हो, ठीक है। डेली काम कर रहा होता हूँ मैं, ठीक है। तो जितना काम करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना फायदा होगा। तो इस वजह से जावा स्क्रिप्ट में ये फायदा होगा आपका कि यार पाकिस्तान में रहते हुए ही आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि बाहर जाओगे तो ही फायदा होगा, पाकिस्तान में भी बहुत फायदा है, ठीक है। मैं आपके सामने मेरा फायदा हो रहा है, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, सबका फायदा हो रहा है। पाकिस्तान में बैठ के हम लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं भाई जो बाहर नहीं रह सकते ना, बाहर की जिंदगी अलग है, ठीक है। तो अगर बाहर वाली चीज पाकिस्तान में मिल रही है तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इसमें फायदा है कि जल्दी चीजें मिल जाती है ना, क्योंकि अभी मार्केट में काम बहुत हो रहा है, ठीक है। पाइथन पे सारा काम एडवांस लेवल पे हो रहा है और उसके पैसे भी ज्यादा हैं, जावास्क्रिप्ट से ना पैसे भी ज्यादा हैं। लेकिन आप डायरेक्ट उस पर जंप नहीं मार सकते आगे। पाइथन तो सीख लेंगे लेकिन पाइथन के आगे जो चीजें ना एआई की और दूसरी, उस पर डायरेक्ट आप जंप नहीं मार सकते। उसके लिए कि पहले आपको 2-3 साल मार्केट में इन होना होगा, समझना होगा पूरी मार्केट को, टेक्नोलॉजी की, कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है, कराची में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। उसके बाद फिर आप उस पर जा सकेंगे। तो इस वजह से मेरी और किसी की भी आपको यही सजेशन होती है कि भाई आप जो है ना पहले वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करें अपना करियर, ठीक है। हर कोई यही बोल रहा होता है जो मतलब बिगिनर है ना, जो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है उसका, तो सब यही बोलेंगे उसको कि भाई आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करो, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो काफी सारे लोग अब भी भाई मतलब कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता सही से और वो एआई पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है पढ़ लें ज्यादा मेहनत करें तो, लेकिन अगर देखा जाए तो मुश्किल है, ठीक है। तो हमारे साथ भी देखिए काफी सारे ऐसे लोग जुड़े कि भाई जिनको इतना ज्यादा एक्सपर्ट लेवल का कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो अब ये वेब डेवलपमेंट आप लोग सीखेंगे, हाँ अगर आपका शौक है, आप बोले ना एआई, देखिए एआई तो मस्त है, आपने आगे जो बढ़ना है ना इसके बाद वो एआई, बस एआई के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आ गई है बनी बनाई आपको। देखिए एआई ने मेरी जॉब रिप्लेस नहीं करी, मेरा काम आसान कर दिया। मैं जो काम 10 दिन में करता था वो मैं 3 दिन में करता हूँ एआई के थ्रू, ठीक है। इसने तो एआई ने तो मुझे फायदा ही पहुंचाया ना, ठीक है। और काफी सारे बंदों की जॉब खाली इसने, कंटेंट राइटर, जरूरत नहीं है अब कंटेंट राइटर की, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज है। तो एआई, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, वेबसाइट बन रही है, मोबाइल ऐप बन रही है, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी यही काम कर देगी, ठीक है। लेकिन वो टाइम आने में अभी टाइम है। तो जब तक हम खुद भी एआई पे पहुंच गए होंगे, फिर हम एआई से वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बना रहे होंगे कि जो ये काम करेगी, कि भाई वेबसाइट बना दी, मोबाइल ऐप बना दिया हमारी एआई टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। तो अभी भी हमारे पाकिस्तान में काफी सारे लड़के हैं कि जो एआई के प्रोडक्ट्स बना बना के बेच रहे हैं, ठीक है। तो खैर पाकिस्तान से टैलेंट बहुत ज्यादा जल्दी उठता नहीं है। आपको भी यही सुनने को मिला होगा जब भी कोई ऐसी न्यूज आई होगी कि यार ये पाकिस्तानी तो था लेकिन ये यूके में या यूएसए में रहता था, उसके बाद उसकी वहां पे ग्रोथ हुई, ठीक है। तो अभी जैसे एक लड़का था यूके में, उसकी कंपनी थी पाकिस्तानी, उसका नेम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसने resize.ai करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह अभी भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, इसको सीखकर, अच्छा सीखकर आप मार्केट में इन हो जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे क्या सीखना। देखिए टाइम लगता है ना माइंड खोलने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस जावास्क्रिप्ट पे आपने मेहनत करनी है। देखिए HTML CSS कुछ भी नहीं है, बच्चों का गेम है, ठीक है।
ये चीजें जो है ना, अभी हम इस जमाने में मैं एआई की बात कर रहा हूँ और आप HTML CSS पढ़ रहे हैं, ठीक है, जबकि ये HTML CSS वाली चीज आजकल बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है, लेकिन इस पे भी हमें टाइम देना है। लेकिन मेन चीज जो होगी वो होगी जावास्क्रिप्ट। इस कोर्स में आने का मकसद जावास्क्रिप्ट सीखना, ठीक है। तो हमने HTML की फाइल बनाना सीख ली थी, आप सबने बना के देखी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें बनाने में? ठीक है, बन गई सबके पास, चलो अच्छा हो गया। तो अब मुझे ये बताएं आप लोग कि अगर आपको फाइल बनाना भी आ गई, फोल्डर बनाना भी आ गया, ठीक है, HTML की फाइल भी आप बना रहे हैं, तो क्या हम एक सॉफ्टवेयर पे मूव हो जाएं? ठीक है, उससे ये है कि हमारी थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अभी तो हमारी एक क्लास ही हुई है और नोटपैड को बार बार खोलो, नोटपैड में खुद से सारा कोड लिखो, फिर फाइल बनाओ, फिर उसको चलाओ, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या हेल्प करेगा कि भाई उसी में सारे बिल्ट इन ऑप्शन है, फाइल बनाओ, फोल्डर बनाओ, उसको चलाओ प्रोजेक्ट को अपने, ठीक है, सारा काम आप कर लो, ये हमारा सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट क्लास में इस वजह से नहीं पढ़ाया कि भाई अब काफी सारे लोग हमारे क्लास में ऐसे भी होंगे क्या जिनको तो फाइल का नहीं पता था, फोल्डर का नहीं पता था, ठीक है। तो जब उनको अब थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि भाई ये फाइल ऐसे बनती है, फोल्डर ऐसे बनता है, तो अब हम जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड एक सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है, माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है, और दुनिया भर में प्रोग्रामिंग के लिए लोग इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज पे भले वो काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, C#, C++, जावा, जो भी हो, ज्यादातर सब यही जो है वो इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है, आप इसको जाके इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास लैपटॉप ओल्ड है या विंडोज ओल्ड है जिसमें ये सपोर्ट ना करे, ठीक है, तो इनका एक वेब वाला वर्जन भी है, ठीक है। ये देखिए वेब, शायद इसने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, वेब पे आप खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है ना आपका वो वेब के ऊपर भी खुल जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सिर्फ उसके लिए कि भाई जिसके पास ये डाउनलोड ना हो, सपोर्टेड ना हो उसके पीसी में ना। वैसे मेरे ख्याल से ऐसा तो बहुत कम लोग होंगे कि जो विंडोज 7 या फिर उससे भी पुरानी कुछ चला रहे होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा होगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो बाकी वरना सबके पास ये डाउनलोड भी होगा और चलेगा भी। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जी क्या कह रहे हैं, स्क्रीन नहीं चल रही, स्क्रीन चला देते हैं। ठीक है भाई, आ गए स्क्रीन, ठीक है। ये HDMI से और पीछे वाली कास्ट, ठीक है भाई। तो इसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपने पास, ठीक है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल किसको नहीं आता करना, हाथ उठाएं, आता है सबको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखें ये एक सिंपल चीज है तो आती होगी सबको। और देखें यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा करें कि कोई शर्म के मारे बोले यार मैं हाथ ही नहीं उठा रहा, दूसरा बोलेगा ले इसको तो इतना ही नहीं आता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सारे मतलब जो है यहाँ पे सेम लेवल के लोग हैं, सारे लड़के हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात ही नहीं है। जिस तरह हम मोबाइल में जाते हैं और प्ले स्टोर पे जाके किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं और वो इंस्टॉल हो जाती है, तो इस तरह सिंपल प्रोसेस है हमारे पास कि पीसी में हम गूगल क्रोम पे किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं, तो उसका एक सेटअप फाइल उसकी मिल जाती है हमें। उस फाइल को हम ओपन करते हैं तो वो खुद इंस्ट्रक्शंस आपको देता है कि भाई आप नेक्स्ट करो। तो उसमें कुछ भी, इसमें जो VS कोड होगा ना, इसमें आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। जब ये डाउनलोड हो जाए कंप्लीट, सेटअप पे क्लिक किया और सिर्फ आपने नेक्स्ट 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 प्रेस करते रहना है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। कुछ करना होता तो फिर मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई डाउनलोड हो जाए, आप उस पर क्लिक करें और उसको इंस्टॉल कर लें। तो मेरे पास पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। अब इसको यूज करने के तरीके 3 है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल होगा, मैं सर्च करूँ ना यहाँ पे VS कोड, तो ये देखिए ये ऐप इसकी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इस पीसी के अंदर,
अच्छा, शुरू करने से पहले काम एक हमारा टास्क था कि भाई फोल्डर बना लेना। सबसे पहला काम फोल्डर बनाना। तो आज मैं फोल्डर यहां पे नहीं बल्कि ड्राइव के अंदर बनाता हूं। ठीक है भाई, तो इसमें मैं दिस पीसी में आया और मैं किसी भी ड्राइव में जाके काम ये करता हूँ कि ये मेरे नेम का फोल्डर है, बल्कि इसमें तो वीडियोस हैं। यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ, ये शायद मैं ये बनाया था बल्कि मैंने लास्ट, गुड हो गया ना, अच्छी बात है, पहले से बनाऊँ। तो यहीं पर ही मैं जो है ना आज की डेट का एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है भाई, न्यू फोल्डर, और आज की डेट क्या है 14, 12 और 23। ठीक है भाई, तो अब ये हमारा फोल्डर है जिसमें हमें काम करना है। अच्छा, ये एक रूल है, इसको हमेशा आपने याद रखना है कि भाई जब भी हम काम करेंगे ना किसी भी वेब पेज पे, वेबसाइट पे, तो हमेशा उससे रिलेटेड जितना भी काम होगा सारा विद इन वन फोल्डर होगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि हमने बाहर कुछ बना दिया और अंदर एक फाइल हमने बाहर बना दी, एक अंदर बना दी। ठीक है, क्योंकि आगे हमें CSS की फाइल भी बनानी है, अभी हमें कुछ चैप्टर बाद इमेज भी लगानी है, तो इमेज फाइल चाहिए होगी। तो इस फोल्डर से बाहर कुछ भी नहीं होगा, ये रूल है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग भूल जाते हैं, उनकी फाइल पड़ी हुई होती है डाउनलोड्स में और उसको लगाए आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी होगा सारा इस फोल्डर के अंदर होगा, इस फोल्डर के बाहर उस वेबसाइट का कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अभी फोल्डर मैंने बना दिया, सबसे पहला काम है आपका फोल्डर बनाना। ठीक है, अब इस फोल्डर को आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलना है। तो अब इसके दो तीन तरीके हैं ना। पहला ये है कि बेहतर है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को ना अपने डेस्कटॉप पे लेके आ जाएं। होता है ना एक ऑप्शन जिससे डेस्कटॉप शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां से हो जाएगा या नहीं, हो तो नहीं रहा, इस पर राइट क्लिक। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं इंस्टॉल कहाँ हुआ है। अच्छा, जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि भाई क्या मैं इसको डेस्कटॉप पे भी बना दूं शॉर्टकट, तो आप उसको यस कर दिएगा। तो सी ड्राइव वगैरह में कहीं पे ये हुआ होगा। तो ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एक सबसे इजी तरीका है इसको यूज करने का ना फोल्डर के बाद, वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, इसमें जो है ना इसकी लोकेशन पता नहीं कहाँ पे। अच्छा, बन जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप से, चलें चेक करते हैं। अलग ही सीन चल रहा है इसका, क्या करें। अच्छा, ये आ तो गया। इसमें जो है ना इसके अलावा ये कोई ऑप्शन दे नहीं रहा। अच्छा, इसका शायद बटन खराब है माउस का मेरा। हम्म अब यहाँ पे भी तो लोकेशन ही मांगेगा ना। चलिए एक काम करते हैं, आपको इंस्टॉल करना भी बता देता हूँ मैं ना, ये ज्यादा हो जाएगा ताकि सबको इंस्टॉल करना भी आ जाए और फिर जो है वो हम उसका डेस्कटॉप शॉर्टकट भी बना दें। तो पुराना जो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कहाँ चला गया अनइंस्टॉल। अच्छा, इसको डाउनलोडिंग पे लगा दें इतने, वरना ये भी टाइम ले जाएगा।
अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम आईडीई भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ना, तो ये भी याद रखना है आपको। अच्छा, वैसे भी अगर हम खोलें तो बहुत इजी है, लेकिन मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए सोच रहा था कि डेस्कटॉप पे आ जाए ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम जो खोल देते हैं तो उससे हेल्प हो जाएगी। कितने बता रहा है? 2 घंटे बता रहा है, तो इसका अच्छा हुआ डिलीट नहीं किया हमने। आया तो था। क्या हो रहा है भाई? कौन हंस रहा है? ठीक है भाई। तो वैसे जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये डेस्कटॉप पे खुद आ जाएगा आपके पास, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने किया। अच्छा, अब सबसे इजी तरीका, जो फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया, इस फोल्डर को आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेके जाना है। कैसे? सबसे इजी तरीका ये है कि इस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग किया और इसको VS कोड के जो आइकन है इस पे ले जाके ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपके इस फोल्डर को इस सॉफ्टवेयर के अंदर खोल देगा। ठीक है, ये आप वेरीफाई कैसे करेंगे? तो लेफ्ट साइड पे अगर आप ऊपर देखें ना, तो आपको फोल्डर का नेम नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? ठीक है, फोल्डर का नेम हमने रखा, ये आपसे पूछेगा तो इसको यस कर देना। देखिए, जो फोल्डर का नेम हमने रखा था वो लेफ्ट साइड पे आपको ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये पहला तरीका इसको खोलने का था। दूसरा ये कि आप डायरेक्टली VS कोड ओपन कर लें, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी खुला हुआ आपको नजर आए उसको इग्नोर करें। और यहाँ एक देखें ऑप्शन, यहाँ पे भी ओपन फोल्डर नजर आ रहा है, इसकी जो वेलकम स्क्रीन है ना, इसके ऊपर भी नजर आता है ओपन फोल्डर। और अगर वेलकम स्क्रीन ना आए तो आप जाएंगे इसकी फाइल में। ठीक है, फाइल का ऑप्शन टॉप पे होता है, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे भी ऑप्शन है ओपन फोल्डर का, इसमें जाएंगे और आप अपने फोल्डर की लोकेशन पे जाके फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। ठीक है भाई। अब तीसरा तरीका क्या है कि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो सब खुद कर देता है। तो तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा प्रो वाला है ना। वो कैसे भाई? कि आप फोल्डर में आए, फोल्डर के ऊपर ये जो फोल्डर का पाथ होता है ये नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया, यहां पे आपने टाइप किया CMD। ठीक है भाई, कमांड लाइन टर्मिनल खुल जाएगा आपके सामने ये, और टर्मिनल पे ये फोल्डर का नेम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? ठीक है भाई, ये देखें। तो यहां पे आप कमांड लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। तो ये तीसरा तरीका है जो आपके फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल देगा। अब आप लोगों को जो आसान लगे तीनों में से वो आप करें। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा आसान था भाई, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये फोल्डर जब इसमें ओपन हो जाए तो अब इसमें फाइल बनाने का और फोल्डर बनाने का क्या तरीका है? देखिए, जहां आपको फोल्डर का नेम नजर आ रहा है, जूम कर देते हैं थोड़ा, ये आपको फोल्डर का नेम नजर आ रहा है, इसी के बराबर में एक ऑप्शन है न्यू फाइल बनाने का, और उसके बराबर में ऑप्शन है न्यू फोल्डर बनाने का। देखिए, ये फाइल का आइकन भी बना हुआ है और इस पे फोल्डर का आइकन भी बना हुआ है। तो मैं फाइल बनाता हूं, ये मुझसे पूछ रहा है फाइल का नेम क्या दूं?
index.html। अच्छा, इंडेक्स के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंडेक्स लिखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, और इसका एक और फायदा भी होता है जो मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो index.html क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये हम HTML की फाइल बना रहे हैं और ये हमारे ब्राउजर के ऊपर रन हो जाए, इस वजह से, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर के फायदे क्या क्या हैं। एक तो इस सॉफ्टवेयर का फायदा ये होगा कि जब भी आप HTML में कोई एलिमेंट लिखेंगे, कोई टैग बनाएंगे, जैसे मैंने कहा HTML, ठीक है, ये आपको इंटेलिजेंस देगा, सजेशंस देगा, ठीक है। जैसे ही आप इसका ओपनिंग टैग बनाएंगे तो क्लोजिंग खुद बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके ये कुछ फायदे, इस तरह के बहुत सारे फायदे आपको इसमें नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और फायदा ये, जो हम HTML की फाइल बनाने के बाद काम शुरू करने से पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं कि पहले HTML होता है, फिर हेड, फिर बॉडी, हेड के अंदर टाइटल। तो इसकी एक शॉर्टकट की है जिससे ये स्ट्रक्चर खुद बना देता है, ठीक है। वो कैसे भाई, शिफ्ट दबा के 1 एक्सक्लेमेशन मार्क आपने लिखना है, और ये ऑप्शन जो आ रहा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क का, इसको सेलेक्ट कर लेना, या तो इंटर से या फिर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर खुद बना के दे देगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया है ना, हमने जो देखा था उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले इसने एक टैग बनाया हुआ है लाइन नंबर 1 पे, डॉक टाइप HTML वाला ना ये। तो इसका मतलब ये है कि ब्राउजर को ये बताता है कि भाई हम HTML के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि HTML5 है, ठीक है भाई, इसलिए होता है। अगर ये आप हटा भी देंगे कोई मसला नहीं, लेकिन लगाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद HTML में ये जो lang लिखा हुआ, ये क्या है मुझे आप लोग बताएं, इसको बोलते क्या है हम, ये क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है। ये क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किस काम आता है, टैग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। HTML के टैग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक एट्रीब्यूट, ठीक है। जिस तरह ये हेड है, हेड का एलिमेंट है अंदर, हेड का एलिमेंट हमारे पेज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एट्रीब्यूट टैग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, आप हेड के अंदर आप आते हैं तो टाइटल तो आपको मैंने बता दिया था क्या करता है, ठीक है। टाइटल पेज के टॉप पे शो होता है, और गूगल पे जब अपना हमारी वेबसाइट इन फ्यूचर जब कोई सर्च करेगा तो गूगल पे भी जो उसको शो हो रहा होगा वो हमारा टाइटल होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 टैग बस आपको नजर आ रहे हैं मेटा के, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया और ना अब इसको हम करेंगे। तो अभी HTML के एंड में एक चैप्टर आएगा एक्स्ट्रा मार्कअप का, तो उसके अंदर ये मौजूद है, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। बाकी सारी चीजें सेम है। बॉडी किस लिए होती है, जो काम होगा सारा बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अलावा कहीं पर भी कोई काम नहीं होगा इसमें, ठीक है। मतलब पेज के ऊपर जितना भी हेडर बनेगा, फुटर बनेगा, स्लाइडर बनेगा, जो कुछ भी बनेगा सारा बॉडी के अंदर बनेगा, ठीक है भाई। और HTML का टैग आखिर में क्लोज हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग बनानी है H1, तो देखें खुद बता भी रहे कि भाई मेरे पास ये सारी हेडिंग है H1, H2, H3, H4, H5, आपको कौन सी बनानी है। तो मैंने कहा भाई मुझे, अच्छा अगर आप ये नहीं बनाए ना, मतलब लेस देन का साइन भी ना लगाएं और सिर्फ लिखें H1, तो इसने ऑप्शन दिया, आप इसको क्लिक करें, ये बन गया आपका एलिमेंट, ठीक है भाई। तो खैर वैसे मैं इतनी जल्दी बता नहीं रहता ये कि वो आप वही वाली बात है ना कि आप खुद नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब जैसे हम सारा काम यहीं से करवा रहे हैं, आप बोले अब हम सारा VS कोड से करवाएंगे, ठीक है। तो फिर भी अभी वैसे कोशिश ये करना कि भाई शॉर्टकट्स जो है ना वो कम से कम, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो ये इतने थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कि आप पूरा पूरा कोड जनरेट कर रहे हो कहीं और से, ठीक है। तो ये इसके फायदे थे। तो मैंने इसमें लिखा भाई हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अभी वो भी ऑटो सेव रहा है, हमने इसको ऑटो सेव पे लगाया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ऑटो सेव से हटाना चाहते हैं तो वो हट भी सकता है कि भाई यहाँ पे आके फाइल में आके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखें ऑटो सेव, इस पे चेक लगा हुआ है। इसको अगर हम हटा देंगे तो फिर वो बोलेगा आपको हर चेंज के बाद Ctrl+S प्रेस करना है ताकि वो सेव हो जाए, ठीक है। तो इसको लगा लेने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑटो सेव पे कि भाई जब जब हम कुछ लिखेंगे वो सेव होता रहेगा।
अच्छा इसको चलाएंगे कैसे, वहीं से जाके चला रहे हैं, ठीक है। गो लाइव ये अलग चीज है, ये बाद में बताएंगे। अब अभी क्या करें, अपने फोल्डर में आए, जो फाइल हमने विजुअल स्टूडियो कोड में बनाई थी वो यहाँ पे भी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस फाइल को आप रन करें तो ये आपकी फाइल जो है वो ब्राउजर पे रन हो जाएगी। ठीक है भाई, देखें तो वहां पे हमने H1 की हेडिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे यूज करना है। तो अब हम जो है चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो टेक्स्ट पे हम थे और हमने जो है वो काफी चीजें इसमें देख भी ली थी, जैसे हेडिंग एंड पैराग्राफ वगैरह। ठीक है, आज मैं इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट भी देता हूं ताकि वो आप करें जाके। ठीक है, तो हेडिंग्स हमारे पास कितनी है, 6। H1 सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है। पैराग्राफ कैसा भी हो तो हमें लिखना है, अगर अपने वेब पेज पे तो हम उसके लिए पी का टैग इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल पैराग्राफ है तो मल्टीपल पी, मल्टीपल हेडिंग से हमारे पास तो जितनी मर्जी चाहे आप H1 यूज करें, जितनी मर्जी चाहे आप H2 यूज करें, कुछ भी यूज करें, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती इसमें। अच्छा, बोल्ड एंड इटैलिक। अच्छा, अब कुछ चीजें होती है कि जो हम करते हैं और वो फिर समझ नहीं पाते। अब जैसे कि ये हेडिंग, ये ऑलरेडी बोल्ड है, ऐसा ही। अब अगर मैं इसमें बी का टैग यूज करूं ना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड है। तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार नहीं, बोल्ड वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं काम ये करता हूं, यहां पे ना एक पैराग्राफ बनाता हूं, ठीक है, और इसमें एक टेक्स्ट लिख देता हूं और पहले इसको मैं चलाता हूं। माय नेम इज गॉस आ गया, ठीक है। अब ये बोल्ड नहीं है कुछ भी, तो मैं चाहता हूं इसमें से जो गॉस वाला जो वर्ड है ना ये बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गॉस से पहले बी का टैग ओपन और यहां से क्लोजिंग को हटाकर कट कर कंट्रोल X और गॉस के आखिर में जाकर इसको पेस्ट। ठीक है भाई, मतलब जिस वर्ड को बोल्ड करना है उसके स्टार्टिंग में आप बी का टैग लगाएंगे और उसके एंड में बी का टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है भाई, चला के देखते हैं। ठीक है भाई, तो माय नेम इज ये डिफरेंट है और गॉस जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ठीक है, हेडिंग हेडिंग और पैराग्राफ में फर्क ये है कि हेडिंग जो है, जैसे रियल लाइफ में भी हम जो है कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ऊपर एक हेडिंग डालते हैं, भाई क्या टॉपिक चल रहा है आज का, ठीक है, किसी चीज की डेफिनेशन लिख रहे हैं, कोई ऐसा ही लिख रहा है, तो ऊपर हम पहले हेडिंग डालते हैं कि भाई ये हेडिंग है और नीचे। अब जैसे न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइन होती है वो सबसे ऊपर आती है और थोड़ी बोल्ड होती है और थोड़ी बड़ी आती है, वो हेडिंग है, और उसका नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो एक पैराग्राफ है। तो इसमें भी यही सीन है कि अगर आपको हेडिंग बनानी है तो आप H1 से लेकर H6 तक यूज करोगे डिफरेंट साइज से, और अगर आपने टेक्स्ट लिखना है सिंपल तो आप पी का टैग यूज करोगे जो कि पैराग्राफ के लिए होता है बस। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से हो, सारी चीजें जो है ना वो इसी से बनती हैं। हेडिंग्स जो बनानी है वो H1 H2 वगैरह हमारे पास है, और पैराग्राफ हमें लिखना है तो पी का टैग है हमारे पास। अच्छा, बोल्ड के अलावा हमारे पास इटैलिक के लिए आई का टैग है। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूँ ये नेम वाला जो वर्ड है मैं इसको इटैलिक कर दूं, तो आई का टैग ओपन और इसके आखिर में यहां से इसको हटाया और इसके आखिर में क्लोज। अब मैं अगर यहाँ ब्राउजर पे आके इसको चेक करूं तो ये इटैलिक हो गया। ठीक है भाई, इजी। अच्छा, बोल्ड और इटैलिक दोनों करना है मुझे। अब जैसे गॉस को मुझे इटैलिक भी करना है, बोल्ड भी करना है, तो आप बोल्ड भी लगा दें और साथ में
सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है कि भाई आई पहले आ जाए या फिर बी पहले आ जाए, लेकिन इसमें मसला होगा कि बी पहले आया ना, तो अब क्लोजिंग करते वक्त बी एंड में आएगा, बी के अंदर आई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहां से आई की क्लोजिंग को हटाकर यहां लगा दिया, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, इसमें मिस्टेक समझ में आ रही है क्या है? क्योंकि आई जो है ना वो बी के अंदर ओपन हो रहा है, तो वो क्लोज भी बी के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखें, इसको मैं चलाता हूं तो ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें और हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट है और एक सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्क्वायर वगैरह लगा रहे हैं या कोई फॉर्मूला वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे H2O जो ये वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसमें जो 2 जो है वो थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा मतलब स्मॉल होता है। तो अगर इस तरह का कुछ हमें करना हो तो हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो है वो ऊपर दिखाता है, जैसे हमें फर्स्ट लिखना हो ST ऊपर ले जाना, जैसे यहाँ पे इन्होंने फोर्थ लिखा हुआ है, TH इन्होंने ऊपर दिखाया है। तो जो भी आपने टेक्स्ट ऊपर दिखाना हो, लेटर्स ऊपर दिखाना हो, उसको आप जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में रख देंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर फर्स्ट लिख के आपको दिखाऊं, हेडिंग के अंदर ही लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा ना, मैं चाहता हूँ ये ST जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो मैं ST को क्या करूंगा, SUP स्टार्ट, और ये इसके बाद SUP को एंड। ठीक है भाई, तो क्या फर्क आया, तो ST जो है वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया और थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, तो सेम यही चीज अगर मैं सबकी जगह सॉरी सुपर की जगह सब कर दूं तो ये सेम चीज नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इसमें खैर ST नहीं लगता, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा है। कुछ और फॉर्मूला लगाना हो, कुछ और चीज यूज करनी हो तो उसके मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होता कि हर वेब पेज में आप ये लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं है, जहां जरूरत पड़ जाए वहां लगाएं। व्हाइट स्पेस का इसमें ये सीन होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हेलो वर्ल्ड है ना, इसके बीच में स्पेस है, अब मैं इसमें ये मल्टीपल स्पेसेस दे दूं तो ये काउंट नहीं होगी। जब मैं ब्राउजर पे आके देखूंगा तो यहाँ पे एक ही स्पेस शो होगी। ठीक है, तो स्पेस अगर हमें देनी होती है तो उसका अलग तरीका है। सही तरीका जो है, बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो CSS के थ्रू, कि भाई CSS पढ़ने के बाद हम CSS से हम स्पेस देंगे। और टेम्पररी तरीका है जो HTML के कोड होता है, जो आखिर में हम देखेंगे, उससे हो जाता है वो। ठीक है, ठीक है, भले अभी भी बता देता हूँ आपको। ये कोड होता है एक, जिससे स्पेस क्रिएट होती है, NBSP। ठीक है भाई, इससे जो है ना आपकी स्पेस क्रिएट होती है। देखिए एक स्पेस आ गई। अगर आपने और देनी तो ये आप मल्टीपल देते ना इस तरह, तो आपके पास जो है वो स्पेस क्रिएट होती रहेगी। कि लेकिन यहाँ पे ये एक ही काउंट कर रहा है, हो सकता है कि इसकी वजह से। ठीक है भाई, तो इसमें देखिए मैंने जितने NBS पे लगाया उतनी इसने स्पेसेस जो है वो क्रिएट कर दी, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, इस तरह दिया नहीं जाता। ठीक है भाई, अच्छा अब हमारे पास दो चीजें और आ गई, लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। ठीक है भाई, लाइन ब्रेक का ये सीन है कि अब जैसे कि हमारे पास ना दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अब ये आपने समझने वाली चीज है, ये रूल वाली चीज है ना, याद रखनी है आपने। दो टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। बैटरी इसकी गई शायद।
चार्ज हो रहा ही नहीं हो रहा, ये हो रहा है ना, हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या सीन है? हाँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, लेकिन ये क्या सीन हुआ भाई? सही, मेरे ख्याल से तो चल रही है अभी तक, तो इसको छेड़ते नहीं, चलने देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम थे लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स पे। तो दो एलिमेंट, दोनों की टाइप, स्क्रीन शेयर होगी नहीं हुई भी? अच्छा, अब बी आर का जो हमारे पास एलिमेंट है ना, अच्छा ये तो दो टाइप हमने एलिमेंट की पढ़ ली। एक तीसरी चीज भी है इसके एलिमेंट्स के अंदर ना, जैसे कि आपको बी आर नजर आ रहा है, दूसरे एलिमेंट से थोड़ा सा अलग है। इसका सीन ये होता है कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं सेल्फ क्लोज एलिमेंट। मतलब वो खुद क्लोज हो जाते हैं, खुद ओपन होते हैं, खुद क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि बी आर के लास्ट में हमने स्लैश लगाया और उसको क्लोज कर दिया, इसके लिए कोई क्लोजिंग एलिमेंट की हमें जरूरत नहीं। बी आर का बेसिकली काम ये है कि भाई अगर एक एलिमेंट है वो पूरी लाइन कवर कर रहा है और उसको बीच में से कहीं से ब्रेक करना है, तो उसके बीच में आप बी आर लगा दो, तो वो क्या करेगा, उस एलिमेंट की लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि हेलो के बाद मेरी लाइन ब्रेक हो जाए और वर्ल्ड जो है वो नीचे वाली लाइन में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हेलो वर्ल्ड के बीच में बी आर लगा दूंगा, तो बी आर करेगा, मेरी लाइन को ब्रेक कर देगा। कर दिया भाई। तो इसी तरह एक एक लेटर को भी कर सकता हूँ, मल्टीपल वर्ड्स को भी कर सकता हूँ। तो जहां मुझे लगे कि यार इसके अब जैसे पैराग्राफ हम लिख रहे होते हैं, पैराग्राफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमें लाइन ब्रेक करनी होती है। ठीक है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, और एच आर भी सेम काम करेगा, बस एच आर में उसमें फर्क ये कि एच आर लाइन ब्रेक के साथ लाइन ड्रॉ भी करेगा, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ जो है ना वो ड्रॉ कर देगा इस तरह। ठीक है भाई, देखिए इसने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी और लाइन आपकी ब्रेक भी कर दी। ये एच आर ये है ब्लॉक, वैसे ब्लॉक ही कर रहा है ना कि लाइन ब्रेक कर रहा है, इसका काम क्या है, लाइन ब्रेक करना। तो ये ब्लॉक लेवल हुआ ना कि भाई लाइन ब्रेक कर रहा है ये। विजुअल एडिटर्स एंड देयर कोड व्यूज। ठीक है, तो ये एडिटर्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये पुराना कोई था, लेकिन अब जो है हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि बहुत अच्छा है। सेमेंटिक मार्कअप, ठीक है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीज है यूज करने के लिए ना। इसका सीन ये है कि भाई स्ट्रॉन्ग जो है वो बोल्ड करने के लिए और एम्फेसिस जो है वो इटैलिक करने के लिए। तो लेकिन आप कहेंगे हमने तो पढ़ लिया दोनों, इटैलिक भी देख लिया हमने, बोल्ड भी देख लिया। तो बोल्ड करने के लिए बी का एलिमेंट था और इटैलिक के लिए आई का एलिमेंट था। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये दोनों भी सेम काम करते हैं, कोई भी फर्क नहीं है। भाई इसमें फर्क क्या है, बेहतर ये है कि ज्यादा ये यूज करें, स्ट्रॉन्ग और एम। ठीक है, अच्छा वो क्यों, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होगी ना वेबसाइट की, हमें नहीं पता क्या होगी। ठीक है, कोई भी हो सकता है बंदा, तो इसका फायदा ये होता है, अब जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो भी वेबसाइट देखते हैं, देखते नहीं है, सुनते हैं वो। ठीक है, मतलब किसी वेबसाइट पे जाकर उसको सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं काफी सारे, स्क्रीन रीडर मोबाइल में भी होता है। मेरे ख्याल से आईफोन में शायद कोई 4-5 बार बटन प्रेस करो होम का तो एक्टिवेट हो जाता है वो, तो इस तरह एंड्रॉइड में भी कुछ ना कुछ होता होगा, तो वो स्क्रीन रीड करके आपको सुनाते हैं सारी। तो खैर आजकल तो वॉइस असिस्टेंट आ गए, ये तो पुरानी चीज थी। अगर आप गूगल असिस्टेंट को बोल दो या सिरी को बोल दो कि भाई इस तरह ये वेबसाइट है, यहाँ की न्यूज पढ़ के मुझे बताओ, बताएगा। ठीक है, तो अब चीजें काफी अपडेट हो गई हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ना इतनी सारी चीजें नहीं होती थी। तो एक स्क्रीन रीडर आता था, बस उसको आप एक्टिवेट करो, वो क्या करेगा, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो पढ़ पढ़ के रीड करके आपको सुनाएगा।
तो स्ट्रॉन्ग का फायदा ये होता था कि जब स्क्रीन रीडर स्ट्रॉन्ग वाले एलिमेंट को पढ़ता था तो फिर वो इस एलिमेंट को थोड़ा सा जोर दे के पढ़ता था, ठीक है। अब लेकिन हमारे में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन गोरों में, अंग्रेजों में ऐसा होता है कि जैसे कोई मसला हो गया, कोई इशू हो गया, तो अचानक से आवाज निकलती है उनकी, ओह शिट, इस तरह करके ना। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज है जहां पे यूजर का बहुत ज्यादा फोकस दिलवाना है तो वहां पे हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, और जब स्क्रीन रीडर इसको रीड करेगा तो फिर वो इस तरह से थोड़ा इसको जोर दे देगा, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो खैर अब इसका टाइम नहीं है, पहले जरूरत होती थी, अब चीजें काफी अपडेट हो गई हैं, तो इस वजह से यूज करें या नहीं करें कोई मसला वाली बात नहीं। कोटेशंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ किसी वेबसाइट से कॉपी कर लिया और अपनी वेबसाइट पे उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो आजकल सब कर रहे होते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो ये नहीं बताते कि कॉपी किया कहां से, ठीक है। तो सामने तो यूजर को शो नहीं होगा। जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक एंड फॉरगेट टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो इसमें ये इसने पैराग्राफ, ये क्वेश्चन जो है ना ये उठाया है विकिपीडिया से। तो इसने आप ऊपर देखिए ब्लॉक कोड का एक एलिमेंट बनाया हुआ है, और उस ब्लॉक कोड के एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है जिसका नेम है साइट। इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट इसने पैराग्राफ के अंदर लिखा है ये इसने इस साइट से उठाया। अच्छा, सिर्फ ब्राउजर को समझाने के लिए बस, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई अच्छा पैराग्राफ था ना जिसपे बहुत ज्यादा ऑडियंस आ रही है, सर्च कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो जब वो ये सर्च करेंगे तो उसको जो है ना हमारी वेबसाइट भी नजर आएगी। मतलब विकिपीडिया शो होगा उसको, लेकिन विकिपीडिया के बाद उसको हमारी वाली वेबसाइट भी शो होगी कि भाई जो चीज आप सर्च कर रहा हो उसके बारे में यहाँ पे भी बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ इसके लिए ये, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं आता, तो इस वजह से चला के देखना फजूल है। और इसी के अंदर ये क्यू का एलिमेंट होता है जो क्या करेगा, आपके पैराग्राफ के स्टार्ट और एंड में जो है ना वो ये कोट्स ऐड कर देगा, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह, ठीक है। अच्छा, एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जैसा कि प्रोफेसर तो छोटा है, जैसे कि नासा की जो फुल फॉर्म है ना वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उसको जो हर जगह मेंशन किया जाता है वो नासा के नाम से ही किया जाता है, लेकिन बेसिकली वो नासा नहीं बल्कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी मीनिंग है, ठीक है। तो लेकिन जब भी कोई इसको मेंशन करेगा इस तरह तो इसका नेम इतना बड़ा हो जाएगा और लोग जो है ना इसको ज्यादा जानते भी नासा के नाम से ही है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है। अच्छा, AWR एक्रोनिम यूज करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि अब जो है ना फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे आया, मैंने एक H2 की हेडिंग बनाई, मैंने लिखा नासा, और मैंने H2 को ही टाइटल का एट्रीब्यूट दे दिया। ये क्या बोल रहा है, AWR को टाइटल दो या फिर एक्रोनिम को टाइटल दो। ना मैंने AWR यूज किया ना मैंने एक्रोनिम यूज किया, मैंने टाइटल किसको दे दिया, H2 को, और उसमें ही मैंने ये लिख दिया। तो सेम एक्रोनिम और AWR वाला काम करेगा ये। इसका काम क्या होगा कि भाई जब मैं नासा पे अपना माउस लेके ओवर करूंगा तो ये इसकी फुल फॉर्म दिखा देगा, मुझे दिखा रहा है, ठीक है। AWR का फायदा ये होगा उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा वो, बस और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इसको बोलूं कि इसको हम रख देते हैं AWR में, इसकी मीनिंग है एब्रिविएशन में, और टाइटल को यहां से उठाकर मूव कर देते हैं हम AWR के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देगा डॉटेड, और जब भी इस पर माउस लेके जाएंगे वही चीज ये दिखाएगा हमें, ठीक है।
ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट देने का तरीका आपने देख लिया कैसे दिया हमने टाइटल। और इससे पता चला, देखिए जो हमने इतना बड़ा जो नेम लिखा है ना, ये ब्राउजर पे शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, कब शो होगा? जब इस पे माउस लेके जाएंगे हम। तो ये एक टाइटल है, टाइटल एक एट्रीब्यूट है, और ये टाइटल हमारे AWR के टैग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, साइटेशंस एंड डेफिनेशंस वही हमारे SEO के लिए थोड़ी हेल्पफुल चीजें रहती हैं ये। अब जैसे कि कोई ऐसी बात हो रही है, कोई ट्रेंडिंग बात हो रही है, या कोई हिस्ट्री का जिक्र किया जा रहा है कि किसी मूवी का या किसी स्टोरी का। अब जैसे आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसको इन्होंने साइट के अंदर रख दिया। इसका इम्पैक्ट तो कोई नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, और गूगल को मतलब SEO के लिए फायदा होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जब भी आके कोई गूगल पे सर्च करेगा आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में, तो गूगल जो है उसको हमारा वेब पेज भी शो करेगा। ठीक है भाई, तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये सारी एक्स्ट्रा है, आगे की चीजें। ठीक है, और सिर्फ सर्चिंग के लिए। DFN सिर्फ उसके लिए होता है कि कोई रिसर्च की बात हो रही हो बड़ी। अब जैसे इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है ब्लैक होल को, तो इसकी बात हो रही है, तो जब भी कोई ब्लैक होल के बारे में सर्च करेगा तो गूगल उसको हमारा वेब पेज भी दिखाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बोल रहे सम ब्राउजर शो द कंटेंट ऑफ द DFN एलिमेंट इन इटैलिक, सफारी एंड क्रोम डू नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस। ठीक है, तो क्रोम ज्यादा यूज होता है, ये कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस ये थोड़ी सर्चिंग में हेल्प करेंगे। अच्छा भाई, ऑथर डिटेल्स, इसमें हमारे पास एड्रेस का एक एलिमेंट होता है, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं है। बेनिफिट क्या है इसका कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी एड्रेस की बात करोगे, लाइक फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी कंपनी का एड्रेस, ठीक है, तो जो कोई भी एड्रेस है आप उस एड्रेस की बात कर रहे हो तो उसको एड्रेस के टैग के अंदर लेके आ जाओगे। एड्रेस का टैग ओपन, एड्रेस का टैग क्लोज, और उसके बीच में आपका सारा कंटेंट जिसके अंदर एड्रेस है। ठीक है, चाहे वो एड्रेस कोई भी हो। तो इसके अंदर आपको एक ए का टैग भी नजर आ रहा है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा, इससे भी सर्चिंग में आसानी होगी कि अब आप देखते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे लिखूं भाई सैलानी एड्रेस, तो क्या यहाँ पे तो ये गूगल मैप दिखा रहा है। वैसे आपने देखा होगा जब किसी बड़ी मशहूर कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्च करना एड्रेस, तो गूगल उसको ऊपर ही लाके दिखा देता है भाई ये है इसका एड्रेस, तो उसको उसकी वेबसाइट में से फैच कर लेता है वो। ठीक है, तो अगर आपने ये एड्रेस वगैरह वाली चीजें डाली भी होंगी ना, तो इससे आसानी होगी कि लोगों को आपका एड्रेस जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा फौरन से। बस इसका ये फायदा है। चेंजेस टू कंटेंट, कि भाई आपने अगर इस तरह से कुछ करना हो, इट वॉज द वर्ड्स, इसको हमने कट कर दिया और बेस्ट हमने शो कर दिया। ठीक है, मतलब कोई अब फॉर एग्जांपल कि भाई अगर हमने टाइमिंग चेंज कर दी क्लास की, तो लोग हम क्या करेंगे, करंट टाइम को कट कर देंगे और न्यू टाइमिंग उसके आगे लिख देंगे। तो इसका मतलब ये भाई पहले ये टाइमिंग थी लेकिन अब वो खत्म हो गई, अब ये न्यू वाली आ गई। तो ये कैसे होता है, INS इंसर्ट जो है वो ऐड करने के लिए होता है, और डिलीट जो है वो किसी भी चीज को कट करने के लिए होता है। ठीक है, वैसे मैंने एक S3 लिया और मैंने कहा टेस्ट, और इसको मैंने कर दिया डिलीट, DEL। ठीक है, और आगे मैंने क्या किया, INS, और इसमें मैंने कर दिया बेस्ट। ठीक है भाई, तो ये देखिए नीचे लास्ट में, तो इसने डिलीट ने कट किया, इंसर्ट ने अंडरलाइन किया, और एक होता है इंडिविजुअल, अगर आप यूज कर रहे हैं S, ये सिर्फ कट कर देता है बस। जैसे अभी से इन्होंने कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए,
शॉपिंग वेबसाइट में आप देखते हैं ना भाई, सेल लग गई है, पहले 200 रुपए की चीज थी, अब 100 रुपए की, जबकि वो 100 रुपए की होती है, लेकिन फिर भी यूजर को बताने के लिए पहले ये 200 की थी, अब 100 की है। तो जो 200 वाला रेट होगा उसको हम काट देंगे और 100 वाला जो रेट होगा उसको शो कर देंगे। तो एस के एलिमेंट से भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन HTML के अलावा CSS के अंदर भी हमारे पास चीजें हैं जिससे ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। HTML elements are used to describe the structure of the page, example headings, subheadings and paragraphs, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने देखी और दूसरा इसमें हमने सेमेंटिक मार्कअप देखा, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस और डेफिनेशन, कोटेशन वगैरह ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो सेमेंटिक मार्कअप जो था वो एक्स्ट्रा चीज थी, ठीक है, और वो ज्यादा जरूरी नहीं है आप यूज करें या नहीं करें, करेंगे तो अच्छी बात है, आपकी वेबसाइट अच्छी बनेगी, ठीक है, और लोगों को उससे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी अच्छी। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जो कि लिस्ट है, इसमें हमारे पास 3 तरह, अच्छा लिस्ट पता है ना, किसी भी कोई आइटम की लिस्ट बनानी हो, अब जैसे मैं बोलते हैं इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इन सबका डेटा मुझे अपनी वेब पेज पे शो करना है वन बाय वन। तो मैं किस फॉर्मेट में करूंगा, लिस्ट में, कि भाई ये स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है मेरे पास। तो हमारे पास लिस्ट जो है ना वो 3 टाइप की होती है, एक होती है नंबर्ड लिस्ट, एक होती है बुलेट लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट ये दोनों ज्यादा यूज होती है, डेफिनेशन लिस्ट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, कि डेफिनेशन वेबसाइट में हर बार हम नहीं कर रहे होते, ये नंबर और बुलेट ये बहुत करते हैं इस्तेमाल। नंबर का ये सीन है जैसे 1 2 3 4 5 6 इतना ऑटोमेटिक वो चलता ही रहेगा, मतलब जितना डेटा आप उसमें ऐड करते रहेंगे नंबरिंग उसकी चलती रहेगी। बुलेट में क्या है कि वो हर लिस्ट से पहले बुलेट लगाता रहेगा एक, ये देखिए भाई। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट शुरू हो रहे हैं जिसको बनाने से पहले उनका एक पेरेंट चाहिए होता है, ठीक है, उनका एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए होता है और उसके बाद फिर वो बनते हैं। अब जैसे कि लिस्ट जो है इसका एक पेरेंट एलिमेंट होना जरूरी है जो कि OL है, और OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, नंबर्ड लिस्ट, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सारी चीजें जो है वो आएंगी, ठीक है। और LI का मतलब है लिस्ट आइटम, OL पेरेंट होगा और LI जो है उसका चाइल्ड होगा, और जितनी मर्जी चाहे आप LI उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब इसको हम यूज करते हैं। मैं इन सारी चीजों को जो है ना वो भी हटा देता हूं और यहां पे आके मैं जस्ट OL बनाता हूं और इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। मैंने कहा भाई 1 2 और 3, ठीक है, इसको चला के देखते हैं। तो भाई ऐसा आ गई। अब आप देखिए ये जो नंबरिंग आ रही है 1 2 3 ये मैंने नहीं लिखी, ये HTML की जो लिस्ट है उसने खुद असाइन कर दी। अब जैसे जैसे LI में ऐड करते जाऊंगा इसमें एक और LI, तो वो खुद जो है 4 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा, वो खुद इसको कंट्रोल करता रहेगा। तो ये ऑर्डर लिस्ट है। और दूसरी वाली जो थी अनऑर्डर्ड, बस उसमें फर्क क्या है कि O को आप U कर दें, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी। तो ये अनऑर्डर्ड हो गई। इसको चलाऊंगा, क्या फर्क हुआ, पहले नंबर्स आ रहे थे अब बुलेट आ गया। तो एक थी ऑर्डर लिस्ट और एक है अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, अब डेफिनेशन लिस्ट अभी देखते हैं, इससे पहले हम देखें नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये कि भाई लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। वो कैसे होता है, जैसे 1 है ना, मैं चाहता हूं 1 के अंदर एक और लिस्ट बन जाए,
इसका तरीका क्या है, वन वाले एलआई में आए, देखें ये इसमें काफी सारे लोग गलती करते हैं, सुन लें। एलआई में आए आप, वन वाले एलआई के अंदर, एलआई के अंदर एंटर किया, यहां से आपने नेस्टेड लिस्ट बनाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको यूएल बनाऊं एक और दोबारा से एलआई, ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं ए बी और सी। ठीक है, तो ये मेरी हो गई नेस्टेड लिस्ट। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट शो होगी, ये देखें, देखने वाले को पता चल रहा है कि भाई वन है और वन के अंदर ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, नेस्टेड लिस्ट। जितनी बड़ी भी आपने लिस्ट बनानी है बना लें। ठीक है, मैंने 1 2 3 किया है या 3 बनाए मैंने, तो इसका मसला नहीं है, जितनी सारी आपने, जितने एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं वो सारे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी तरह से ओएल भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो पेरेंट वाली जो लिस्ट है मेन वाली उसको यूएल कर दें और अंदर वाली को ओएल कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ये देखें, ठीक है भाई, ऐसा भी हो गया। अच्छा, अब आप चाहें तो एक लेवल नहीं बल्कि और ज्यादा नेस्टेड जा सकते हैं। आप चाहें तो ए के अंदर भी एक और लिस्ट बना सकते हैं, फिर उसके अंदर भी एक और लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये डेफिनेशन लिस्ट, इसका कोई इतना ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट बनाऊंगा तो ये शुरू करूंगा मैं डीएल से। ठीक है भाई, और अगर मैं अब डेफिनेशन लिस्ट में ना 3 चीजें होती हैं, एक इनका पेरेंट एलिमेंट, एक डेफिनेशन टर्म और एक डेफिनेशन डेटा। डेफिनेशन टर्म उसकी हेडिंग है मतलब, और डेफिनेशन डेटा उसका नीचे पैराग्राफ। तो मैंने डीएल बनाया, डीटी बनाया, मैंने कहा भाई एचटीएमएल, जस्ट फॉर एग्जांपल, और डीडी में मैंने लिख दिया मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ आपको शो होगा। डेफिनेशन ऐसे ही लिखते हैं ना रियल में भी, तो ऊपर हेडिंग आ रही है और नीचे जो इसकी डेफिनेशन आ रही है। तो इसके साथ साथ जितने आप इसमें ऐड करना चाहें, अब जैसे ये मैंने ऐड किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी डेफिनेशन लिस्ट जो है वो चलती रहेगी। क्लियर है? लिस्ट का चैप्टर बस ये था छोटा सा। ठीक है भाई, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। शुरू कर दें लिंक्स, पढ़ लें। कौन कौन कहता है पढ़ ले, हाथ उठाएं। सही, और कौन कहते हैं नहीं ये काफी है आज के लिए। चले अब एक्टिविटी करते हैं हम। नींद आ गई होगी ना काफी सारी आपको, तो हम थोड़ा जाग जाते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0। दूसरी वाली ऐसे होती है, क्या हो गया? सही तरह से करनी है भाई, दोबारा चले। देखिए ये जो एक आवाज आई ना मुझे, ये बहुत अच्छी थी। ठीक है भाई, तो सारे जाग गए? कोई सो तो नहीं ना? देख ले आगे पीछे लोगों को, सब जाग रहे हैं ना। सुबह सुबह का टाइम है भाई, सो भी जाते हैं लोग ना। और सही है, सब जाग रहे हैं। चलो अच्छा, लिंक्स का चैप्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े या पूरे HTML में जो भी कुछ भी हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लिंक्स। ठीक है,
क्योंकि लिंक्स तो हम समझते हैं, लिंक्स के साथ साथ हम इसमें एक चीज समझते हैं जो एंड तक चलती है। मतलब आप जितने भी एडवांस लेवल पे पहुंच जाएं, वो चीज वहां पे यूज हो रही होगी, जावास्क्रिप्ट में भी, आगे रिएक्ट में भी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हर जगह पे। ठीक है, वो चीज क्या है इसमें, वो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मतलब जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना, किसी फाइल को एक्सेस करना, किसी इमेज को एक्सेस करना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी तक जो है ना, हमने देखा एक index.html की हमने फाइल बनाई और उसी से हमने खेला, ठीक है। लेकिन जब कोई बड़ी वेबसाइट हम बनाते हैं ना, तो उसमें एक पेज नहीं होता, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दराज की एग्जाम्पल लें तो कितनी बड़ी वेबसाइट है और उसमें पता नहीं कितने पेजेस हैं, ठीक है। जहां कहीं भी आप नजर घुमाते हैं, हर जगह आपको एक नया पेज नजर आता है, उस पर क्लिक करते हैं, आप नए पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें जो है वो काफी सारे पेजेस मौजूद हैं। तो इस तरह जब हम भी कोई एक वेबसाइट बनाएंगे बड़ी, तो उसमें भी काफी सारे पेजेस होंगे। अब उन सारे पेजेस को मैनेज करना, अगर आपने वो सारे पेजेस एक साथ बना दिए एक ही फोल्डर में, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप फाइल ढूंढेंगे कि भाई इंडेक्स कहाँ गई मेरी, होम कहाँ गई मेरी, शॉप वाली फाइल कहाँ गई, आपको नजर नहीं आएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं फोल्डर्स में, कि भाई शॉप का एक फोल्डर है, शॉप के फोल्डर के अंदर सारी मेरे पास कैटेगरी है, शर्ट, टी शर्ट और जो भी चीजें सारी। तो इसी तरह मेरे पास दूसरा फोल्डर है, उसमें सारी कैटेगरी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इमेजेस यूज करता हूं अपनी वेबसाइट में, तो इमेजेस का अलग फोल्डर है। तो पूरी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर हम कर देते हैं, सारी चीजें उसमें ना मैनेज हो, कि भाई कोई भी देखे इसको और वो आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। और लिंक्स का काम ये होता है कि भाई एक फाइल पे आप खड़े हुए और उस फाइल से आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, मतलब लिंक पे क्लिक किया और दूसरे पेज पे चलेगा, तो लिंक हमें इस काम आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, मतलब हमने 2, 3, 4 पेज बना दिए और एक पेज से दूसरे पेज पे हम आसानी के साथ जा सकते हैं। तो ये इसका नेम है क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। एक दूसरी चीज है लिंकिंग टू अदर साइट्स। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है वेबसाइट्स के ऊपर आपको नजर आता है भाई फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप इंस्टा पे चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लिंक्स होते हैं। और तीसरा इसमें होते हैं ईमेल लिंक्स, ठीक है। ईमेल लिंक्स अब इतने ज्यादा यूज नहीं होते क्योंकि अब चीजें काफी अपडेट हो गई हैं। किसी को अगर आपसे कांटेक्ट करना होता है तो आप देखते हैं फॉर्म होता है वेबसाइट पे, कांटेक्ट अस के पेज पे जाएं, वहां पे आपको फॉर्म मिलता है, वो आप सबमिट करें और सबमिट करने के बाद वो जो भी मतलब आपने मैसेज दिया होता है वो उस तक पहुंच जाता है। तो पहले ये होता था सिर्फ ईमेल, कि भाई आपने ईमेल पे क्लिक किया तो आपका मेल बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर टू के अंदर इनकी ईमेल आ जाएगी और आप उनको अपनी ईमेल से ईमेल सेंड कर दें, ठीक है। तो उसके लिए ईमेल लिंक्स यूज होते थे, ठीक है। तो लिंक के लिए जो टैग यूज होता है वो है ए का टैग, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? एंकर टैग, ठीक है। इसका ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, इसका बिहेवियर इनलाइन है, ठीक है। ये एक ओपनिंग मतलब ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है और ये इनलाइन है। और इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब लाजमी है। कौन सा एट्रीब्यूट? href। href में हम इसको लोकेशन बताते हैं कि भाई जब आप पे क्लिक हो तो किधर जाना है, मतलब इस लिंक पे जब क्लिक हो तो उसको यूजर को किधर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल देखिए इन्होंने एक पूरा यूआरएल दिया हुआ है इसके अंदर http www.imdb.com, ठीक है। तो जब भी यूजर imdb पे क्लिक करेगा, अच्छा इसमें जो ग्रीन वाला टेक्स्ट है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है? दिस इज द टेक्स्ट द यूजर क्लिक्स ऑन, मतलब ये यूजर को शो होगा। और ये जो ऑरेंज वाला टेक्स्ट है इसका मतलब क्या है? दिस इज द पेज द लिंक टेक्स यू टू, मतलब ये वो पेज है जो यूजर को जहां पे ले जाएगा। और यूजर किस पे क्लिक करेगा? ग्रीन वाले पे। और ये जो ऑरेंज वाला है ये यूजर को नजर ही नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। तो ये पूरा एंकर का टैग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक बनाते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं,
एक ए का टैग बनाता हूँ, href इसमें आ गया, और मैं इसको बोलता हूँ मुझे लेके चले जाओ आप गूगल पे। तो गूगल के पेज का एड्रेस दे देते हैं इसको, google.com। ठीक है भाई, यही है। रीलोड किया तो देखें ये लिंक आ गया, इसका कलर भी अलग है, अंडरलाइन भी है। तो लिंक जैसे कि गूगल पे आपको नजर आता है, ये देखिए लिंक, ये सारे लिंक्स हैं, ये देखें। तो सेम ये लिंक हमारे पास भी आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ से उठा के गूगल पे ले गया। इजी है। अच्छा जी, अब देखिए कभी कभार ये ब्लू आ रहा है और ये पर्पल, तो ये गूगल क्रोम का फीचर है। पर्पल पता है कब होता है? ये जब आप इस पे विजिट कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ताकि इसमें यूजर को आसानी हो जाए, यूजर कोई रिसर्च कर रहा हो ना, उसको पता हो कि भाई इस वेब पेज को मैं पहले विजिट कर चुका है या नहीं। जी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन कलर वाली जो बात है ना वो सारी CSS से होगी। ठीक है, CSS से ना ये दोनों कलर चेंज हो सकते हैं। मतलब ब्लू वाला जो कलर है, मतलब जब लिंक विजिट नहीं हुआ है वो भी चेंज हो सकता है, और जब लिंक विजिट हो गया तो भी चेंज हो सकता है कलर। ठीक है, तो इस तरह आप लिस्ट भी बना सकते हैं एक, जैसे कि भाई मैं एक लिस्ट बनाऊं अगर, और मैं बोलूं भाई इस पे जब क्लिक हो तो उसको ले जाना आप गूगल पे, ये LI है, इस पे जब क्लिक हो तो उसको ले जाना गूगल पे। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। हाँ सही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना पीछे। यहाँ पे मैंने इसको बोला ले जाना आप फेसबुक पे, इसका URL भी चेंज कर देते हैं। और एक और मैंने यहाँ पे बनाया, इसको मैंने यहाँ पे बोला आप ले जाना ट्विटर पे। ट्विटर का तो अब बहुत शॉर्ट हो गया ना, यही है ना, कहीं और ना ले जाए, छोड़ो यार। रिकॉर्डिंग भी है ना। ठीक है भाई, तो अब का नेम इसका ऐसा कर दिया बंदे ने कि अब डर लगता है देख के। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ही मतलब लोगो चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, अलग ही सीन है। मतलब पैसा हो तो बंदा क्या नहीं कर सकता। क्यों फेसबुक को खरीद ले, फेसबुक का नेम चेंज कर दे। वेबसाइट मतलब URL, वेबसाइट का URL क्या होता है? मतलब जैसे कि आप गूगल पे जाते हैं ना, google.com, तो ये जो ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ है ये इसका URL होता है, मतलब ये एड्रेस होता है इस वेबसाइट का। लाजमी है ताकि वो एक लिंक बन जाए ना। देखिए एड्रेस अगर जिसको नहीं पता है, ऐसा है कि जैसे आप हम सबका एक फोन नंबर है, तो जब मैं अपने मोबाइल से कोई फोन नंबर डायल करता हूं तो जिसको डायल करता हूं उसी को फोन लगता है। ठीक है भाई, यूनिक एड्रेस है ना सबका। तो इसी तरीके से हर वेबसाइट का एक एड्रेस है जो कि है। तो जब मैं ब्राउजर से उस URL को एक्सेस करूंगा तो वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसी तरीके से ये तीनों जो है वो फेसबुक, गूगल और ट्विटर के URL है। फेसबुक में अपना पेज का वो बिल्कुल अपना भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पेज का लिंक है गौस अहमद 91, फेसबुक पे नहीं मिला देखो मुझे गौस अहमद, कि फेसबुक के यूजर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने पेज पे। ठीक है भाई, प्रोफाइल है, फॉलो वगैरह कर लेना भाई। ठीक है, इस तरह पे कोई भी हम URL दे सकते हैं तो उस पे ये ले जाएगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट URLs। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट URLs। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, जो आपका क्विज होगा ना एंड में, तो उसमें ये सब पूछा जाएगा कि भाई ऐसे लिंक जो आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URLs।
अच्छा, अब इसमें क्या है, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट, मतलब एक वेबसाइट पे ही एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब इसके लिए आपको नीड है पेजेस की, क्योंकि पेजेस होंगे तो आप उस पे जाएंगे ना भाई। तो अभी हमारे पास सिर्फ इंडेक्स है, तो मैं एक पेज बना रहा हूं about.html, ठीक है, और एक पेज एक और हम बना देते हैं contact.html, ठीक है। तो दोनों पे हम स्ट्रक्चर बना देते हैं और एक हेडिंग डाल देते हैं जिससे पता चले कि भाई ये कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है। और अबाउट पे भी यही काम कर देते हैं, ठीक है भाई। अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और अबाउट पेज। अच्छा, अब इंडेक्स के पेज से मुझे कॉन्टैक्ट पे और अबाउट पे जाना है, तो वही मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ li, इसके अंदर ए का टैग मैं बोलता हूँ भाई, एक तो होम हो जाएगा हमारा, जो कि ये खुद होगा तो आज आप href में कुछ भी ना दें, एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये है ही खुद ना होम। अच्छा, अब दूसरा हमें जाना है अबाउट पे, तो अबाउट का जो एड्रेस बनेगा ना, अच्छा, अब इस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जिसको फॉलो करते हैं हम इस जगह पे, क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इस चीज को ना सबसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन से समझें। वो कैसे? देखें, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, देखिए ये आपको जो नजर आ रहा है ना, एक पूरा स्ट्रक्चर है ये फोल्डर का, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं सबसे मेन फोल्डर जो है उसका नेम क्या है? एग्जाम्पल आर्ट्स के नाम से सबसे टॉप पे जो है। तो एग्जाम्पल आर्ट के अंदर कितने फोल्डर्स हैं? 4। कितने फोल्डर हैं? 4। कौन कौन से? इमेजेस, मूवीज, म्यूजिक और सिनेमा और डीवीडी तो नहीं है ना, वो तो मूवीज के अंदर है। मैंने आपसे क्या पूछा? एग्जाम्पल आर्ट्स के अंदर कितने हैं? 4 है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल आर्ट्स के अंदर फाइल्स कितनी है? क्या हो गया, क्या गिन रहा हो? ये एक है। एग्जाम्पल आर्ट्स के अंदर एक फाइल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मूवीज के अंदर कितने फोल्डर हैं? 2 फोल्डर, 2 है भाई, 2, एक सिनेमा और एक डीवीडी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मूवीज के अंदर फाइल्स कितनी है? एक भी नहीं है। सारे गलत जवाब क्यों दे रहा हो हर बार? देख के पता चल रहा है ना वो फाइल किसके अंदर है भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डीवीडी के अंदर कितनी फाइल है? सिनेमा के अंदर कितनी है? ये हुई बात। इमेजेस के अंदर कितनी फाइल है? कौन सी? ठीक हो गया। म्यूजिक के अंदर कितनी है? थिएटर के अंदर कितनी है? सही। ये चीज समझनी है बस हमें, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, एग्जाम्पल आर्ट्स और म्यूजिक, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? पेरेंट और चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड क्यों है? क्योंकि म्यूजिक जो है वो एग्जाम्पल आर्ट्स के अंदर है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल आर्ट्स और डीवीडी का क्या रिलेशन है? ग्रैंड पेरेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल आर्ट्स का चाइल्ड हुआ मूवीज और मूवीज का चाइल्ड हुआ डीवीडी, तो इस हिसाब से डीवीडी के दादा एग्जाम्पल आर्ट्स हुए, सही है ना भाई। और डीवीडी एग्जाम्पल आर्ट्स का हुआ पोता, फाइल होती तो पोती, ठीक है भाई, और ये फोल्डर है तो हमने कहा पोता, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप इसको इस चीज से समझें, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फोल्डर है आज की डेट का, उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं? 3 फाइल है। और इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? सिबलिंग का ना, क्योंकि ये तीनों किसके बच्चे हैं? एक ही फोल्डर के। आज की डेट 14, 12, 23 वाला जो फोल्डर है उसके तीनों बच्चे हैं,
तीनों का रिलेशन आपस में सिबलिंग्स का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाता है रिलेशन, क्या देखा जाता है, रिलेशन, और रिलेशन के हिसाब से एक पेज से दूसरे पेज पे जाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर रिलेशन सिबलिंग का है, अगर रिलेशन, तो डायरेक्ट सिबलिंग का नाम दोगे एचरेफ में, क्या दोगे, क्या नाम है सिबलिंग का, पूरा फाइल का नाम, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और एलआई बनाऊं, इसमें क्या आएगा, contact.html, ठीक है भाई। होम पे हम अभी खड़े हैं, मैं गया अबाउट पे, तो ये अबाउट पे आ गया, ठीक है। बैक आया, मैं गया, अच्छा इसको भी हम इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट, ताकि यूजर को भी कॉन्टैक्ट नजर आए ना। मैं गया कॉन्टैक्ट पे, तो ये मुझे लेके आ गया, सही चल रहा है लिंक। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है, मैं अबाउट को पेजेस के अंदर ले जाता हूँ और कॉन्टैक्ट को भी पेजेस के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, अब जो है ना, क्योंकि अबाउट और इंडेक्स आपस में सिबलिंग नहीं है, तो नेम हम नहीं दे सकते, तो इनका रिलेशन क्या हुआ आपस में, index.html का और अबाउट और कॉन्टेक्ट का आपस में रिलेशन, चाचा भतीजा, पड़ोसी भी नहीं हुआ ना। देखो, index.html का भाई पेजेस, पेजेस के बच्चे अबाउट और कॉन्टेक्ट, तो हाँ चाचा भतीजा ही समझ लें, ठीक है भाई। तो इंडेक्स हुआ चाचा और भतीजे पे जाना है, तो भतीजे पे जाने के लिए पहले भाई को एक्सेस करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल है करके ना। भतीजे ने कोई गड़बड़ की, भाई को, भाई पहले भाई को एक्सेस किया, फिर भतीजे को लाके लगा दिया एक चमाट, ठीक है भाई। तो इस वजह से यहाँ पे हमें पहले भाई को एक्सेस करना पड़ेगा, हम बोलेंगे पेजेस, और फिर लगाना पड़ेगा /, और फिर हमें उसके बच्चे को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है भाई, पेजेस / about.html। तो सेम यही काम, पेजेस / contact, ठीक है। VS कोड का ये भी फायदा है, अगर ये आप नोटपैड पे करते ना, बड़ा मसला होता, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये शुरू कर दिया। अच्छा, अगर पेजेस के अंदर भी एक फोल्डर होता और फिर उसके अंदर ये फाइल होती, तो फिर पेजेस, फिर वो फोल्डर का नेम, और फिर आगे /। अच्छा, इस चीज को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूरे कोर्स में, क्योंकि आपको HTML में भी काम आएगा, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, आगे लास्ट तक जो कुछ भी आप पढ़ेंगे सब में काम आएगा। ये चीज ऐसी है, ये सिर्फ HTML की चीज नहीं है, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं। रीलोड किया, मैंने कहा भाई अबाउट, अबाउट पे आ गया, मैंने कहा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, बस एक चीज रह गई, उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और समझेंगे। वो चीज क्या रह गई, अब मुझे अबाउट से वापस बैक आना है इंडेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे मैं एक लिंक बनाता हूं, मैं इसको बोलता हूं बैक टू होम पेज, ठीक है। अब इसका क्या एचरेफ बनेगा, अब इसको जाना है इंडेक्स पे, तो पहले इसको पेजेस से बाहर निकलना पड़ेगा। पेजेस से बाहर निकलने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं $/। $/ की मीनिंग है कि आपको एक फोल्डर पीछे आना है, एक फोल्डर बैक आना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं पेजेस पे खड़ा हूं, यहाँ पे खड़ा हूं, अब मुझे इंडेक्स पे जाना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, बैक दबाऊंगा, इसमें बैक दबाऊंगा ना, बैक दबाऊंगा मैं, ये नजर आ गया मुझे पेजेस, इंडेक्स। तो यहाँ पे बैक हम दबा नहीं सकते, तो हम यहाँ पे देते हैं $/। इससे आप बैक आ गए, जैसे ही आप बैक आए आपको पेजेस भी नजर आ रहा है, इंडेक्स भी, तो आपको जाना है इंडेक्स पे। रिलोड किया, मैं अबाउट पे गया, अबाउट पे एक लिंक था बैक टू होम, बैक आ गया, क्लियर है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस
हो सकती है आप करेंगे, ठीक है। अब असाइनमेंट सुन लें, 2 असाइनमेंट है, देख ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता ना, नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। वीडियो भी देखना दोबारा और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे भी। अच्छा, अब सीन ये है कि भाई आपका असाइनमेंट क्या है कि पहला असाइनमेंट ये है कि आपने ना अपनी एक रेज्यूमे बनानी है HTML के ऊपर, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आप लिख देंगे, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारी यूज करके पूरी डिटेल्स आप अपने लिख देंगे और एक फाइल बनेगी index.html, उसको सबमिट करवा देंगे क्लासरूम पे, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट आप क्या करेंगे, आप अपना एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, ठीक है भाई, अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे। रेस्टोरेंट की का नेम बड़ी सी हेडिंग के अंदर आएगा, ठीक है, और स्पेशलिटी आ जाएगी नीचे पैराग्राफ के अंदर, और रेस्टोरेंट का मेन्यू लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तकरीबन कम से कम 20 डिशेस तो डालें उसमें, ठीक है। और इसमें जो है ना वो नेस्टेड भी बनेगी। फॉर एग्जांपल बिरयानी है तो फिर चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, इस तरह करके आप पूरी लिस्ट बना देंगे, नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे, मतलब बिरयानी के अंदर ये सारी चीजें। तो इस तरह करके तकरीबन 20 डिशेस आप बना दें, कंप्लीट हो जाए तो फिर हाँ, अच्छा फिर नेक्स्ट असाइनमेंट इसी के ऊपर आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है भाई। तो ये दोनों असाइनमेंट्स आपको जो है ना वो क्लासरूम पे भी मिल जाएंगे, वहां से पढ़ के आप समझ सकते हैं। अभी लिंक्स यूज नहीं करें, लिंक्स दोबारा हम अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट था। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, बन गया क्या? अच्छा, लिंक भेज दिया, मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो वहां से आप सब ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज। आप लोग पीछे की तरफ से जाएंगे, स्लो एक मिनट बैठे बैक साइड से। अच्छा, क्लासरूम में कौन कौन नहीं है?